अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का इंग्लिश यूनिट नंबर 6। हमने इसके फिगर्स ऑफ स्पीच हम करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ ये पोएम पढ़ाया था, मदर टू सन। ठीक है। आज हम इसकी जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुए हैं इस पोएम में, उनको हम समझेंगे। पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है इस पोएम का वो है एक्सटेंडेड मेटाफर। ठीक है। एक्सटेंडेड मेटाफर का मतलब है कि एक ऐसा मेटाफर जो थ्रू आउट द पोएम जारी हो, यानी शुरू से लेकर आखिर तक कोई कंपैरिजन हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। ठीक है। इस पोएम को अगर हम देख लेते हैं, द होल पोएम इज़ एन एक्सटेंडेड मेटाफर। पूरा का पूरा पोएम हमारे पास एक मेटाफर है। फॉर एग्जांपल शुरू में आप देखते हैं तो लाइफ इज़ कंपेयर टू अ स्टेयरकेस, यानी सीढ़ियों के साथ कंपेयर किया है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं जो क्लाइंबिंग, यानी जब सीढ़ियों पे जो चढ़ना होता है, ठीक है, तो वो उसका असल मतलब होता है जो ज़िंदगी के स्ट्रगल्स होते हैं। ठीक है। तो ज़िंदगी के जो स्ट्रगल्स होते हैं उनको कंपेयर किया है जैसे कि आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं। ठीक है। क्रिस्टल स्टेयर जो है ना, ये एक किस्म की वो होती है, यानी एक ऐसी सीढ़ी जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो, साफ़ सुथरी हो। ठीक है। तो ये सिंबलाइज़ कर रहा है कंफर्टेबल लाइफ को, यानी तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इजी लाइफ को, आसान लाइफ को, कंफर्टेबल लाइफ को कंपेयर किया है एक क्रिस्टल स्टेयर के साथ, यानी थ्रू आउट द पोएम ये कंपैरिजन हो रही है, तो इसलिए हम कहेंगे ये एक्सटेंडेड मेटाफर है ये पोएम। दूसरा हम देखेंगे कि इसमें मेटाफर भी है, सिंपल मेटाफर। फॉर एग्जांपल जो लाइन है, लाइफ फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल स्टेयर। ठीक है। यहाँ पे जो लाइफ है उसको डायरेक्टली कंपेयर किया गया है स्टेयर के साथ, विदाउट यूजिंग एज और लाइक। ठीक है। तो इसलिए ये भी इस लाइन में भी मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। तीसरा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एपोस्ट्रोफी, यानी एपोस्ट्रोफी वो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जब जो पोइट होते हैं या जो स्पीकर होते हैं, जो बात करने वाला होता है पोएम के अंदर, वो जब किसी बंदे को डायरेक्टली एड्रेस कर रहा हो, डायरेक्टली उसको मुखातिब करके कुछ बोल रहा हो, तो उसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी। इस पोएम में हम देखते हैं कि एक मदर जो होती है वो अपने बेटे से डायरेक्टली मुखातिब होकर कहती है। फॉर एग्जांपल आप पहले लाइन में देखते हैं या आखिरी लाइन देखें ना, इसमें जो मैंने लाइन लिखा है, सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, ये अपने बेटे से डायरेक्ट मुखातिब होकर कहती है। तो ये जो टेक्निक होती है इसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी। ठीक है। आगे जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको ज़रा देखते हैं। नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है इमेजरी। इमेजरी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जब शायर ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिनको पढ़ने के बाद आपके जहन में उस आइडिया, यानी जिस बात को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी एक तस्वीर बन जाती है आपकी जहन में। तो इमेजरी को हम देखेंगे कि कौन से इमेजेस का इस्तेमाल किया है शायर ने। ये जो लाइन है हमारे पास, इट हैज़ हेड टेक्स इन इट एंड स्प्लिंटर्स एंड बोर्ड्स टर्न अप। तो ये जो वर्ड्स है, टैग्स, स्प्लिंटर्स, बोर्ड्स टर्न अप, ये सारे जो वर्ड्स है, these words create a clear picture of pain and hardships in the mind of the reader। यानी जो पढ़ने वाला है, जब आप इसको पढ़ते हैं और समझते हैं तो आपके जहन में जो डिफ़िकल्टीज़ है, ज़िंदगी की मुश्किलात है, उसकी एक वाज़ेह तस्वीर बन जाती है, यानी आप समझ जाते हैं कि कितनी मुश्किल है उसकी ज़िंदगी। ठीक है। तो अपनी बात समझाने के लिए उसने इमेजरी का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है सिंबलिज्म। ठीक है। इसके अंदर सिंबल्स भी इस्तेमाल हुए हैं। फॉर एग्जांपल जो स्टेयर है, सीढ़ी है, ये सिंबलाइज कर रहा है किस चीज़ की अलामत है, लाइफ का, इसका मतलब होता है ज़िंदगी। ठीक है। क्लाइंबिंग, यानी जब वो कहती है कि क्लाइंबिंग का वर्ड इस्तेमाल करती है तो उससे उसका मुराद होता है स्ट्रगल, यानी जदोजहद। ठीक है। तो क्लाइंबिंग सिंबलाइजेज स्ट्रगल। इसके अलावा हमारे पास जो वर्ड्स है, टैक्स, स्प्लिंटर्स, ये किस चीज़ के सिंबल्स हैं? ये सिंबलाइज करते हैं पेन, हार्डशिप्स को सिंबलाइज करते हैं। इसके अलावा नो कॉर्पेट या बेयर, नो कॉर्पेट बेयर सिंबलाइज करते हैं पॉवर्टी को। ठीक है। डार्क, नो लाइट,
इट सिंबलाइजेज होपलेसनेस, ठीक है। क्रिस्टल स्टेयर सिंबलाइजेज इजी लाइफ। अच्छा, नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे इस पोएम में मैंने जब पोएम में आपको पढ़ा रहा था वहाँ पे मैं एक पॉइंट भूल गया था। मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया था, जिस तरह फॉर एग्जांपल क्लाइंबिंग था, या और ऐसे वर्ड्स थे जिनमें कुछ अल्फा लेटर्स मिसिंग थे। मैंने आपको कहा था कि ये एक स्पेसिफिक किस्म की लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस पोएम में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल किए गए हैं? कॉमन लैंग्वेज, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज दैट पीपल यूज़ इन एवरीडे लाइफ, यानी वो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली इस पोएम में अगर आप देखते हैं, हियर द पोएट हैज़ यूज्ड कॉमन लैंग्वेज ऑफ द ब्लैक अमेरिकन्स। जो ब्लैक अमेरिकन्स थे, अफ्रीकन अमेरिकन्स की लैंग्वेज थी, ठीक है। वो बिल्कुल इसी तरह की लैंग्वेज थी जो शायर ने इस पोएम में इस्तेमाल की है। एक मदर जब अपने बेटे से बात कर रही है तो उसकी लैंग्वेज से हमें पता चल रहा है कि इट इज़ अ ब्लैक वूमेन, ठीक है। दैट्स वाई मैंने आपको बैकग्राउंड में भी बताया था सारी चीज़ें, कि ये जो बैकग्राउंड है इस पोएम का, ये एक रेशियल उस पे बना है। रेसिस्ट सोसाइटी है जहाँ पे वाइट पीपल रहते हैं और ब्लैक पीपल रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ। ये जो लैंग्वेज होती है ना, ये ब्लैक अमेरिकन्स की लैंग्वेज थी उस वक्त, अभी भी शायद होगी। आपने शायद कहीं मूवीज़ में या इस तरह की उसमें देखा होगा। तो वो इस तरह के लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जो ब्लैक अमेरिकन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जब वो कहता है आई आई एम स्टिल क्लाइंबिंग, ये जो लाइन देखे ना, पहला पहला आई एम स्टिल क्लाइंबिंग, यहाँ पे क्लाइंबिंग में जी मिसिंग है, आई एम की जगह एस ई लगा है। तो ये जो इस तरह की लैंग्वेज है जिसमें मिसिंग चीज़ें आपको मिलेंगी, ये एक ब्लैक अमेरिकन डायलेक्ट है, ठीक है। दूसरा वर्ड है एंट। इसके अलावा रीचिंग, रीचिंग में जी मिसिंग है फिर से। तो ये जो होते हैं ना, लैंग्वेज ऑफ ब्लैक अमेरिकन पीपल, ठीक है। इट शोज द हार्डशिप्स फेस्ड बाय ब्लैक अमेरिकन्स एट दैट टाइम। तो ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल करने का मकसद है उसके पीछे वो यही है, ताकि वो जो था, एक वो जो हार्लम रेनेसेंस मूवमेंट था, ये बैकग्राउंड उसका वही था ना, कि ये उसी दौरान ही ये पोएम लिखा गया था। और इसका जो मकसद था वो ये था कि वो अपनी आइडेंटिटी को, वो अपनी जो मुसीबतें हैं, स्ट्रगल्स हैं जो ब्लैक अमेरिकन्स को पेश थी, उनको वो लिटरेचर के ज़रिए से उजागर करें। तो इसके पीछे मकसद ये था, ठीक है, इस पोएम के पीछे लिखने का। इट इज़ नॉट नॉट जस्ट अ सिंपल पोएम कि आप उसको सरफेस पे देखते हैं कि एक मदर है अपने बेटे को एडवाइस दे रही है। इसका बैकग्राउंड जो है ना, आपने देखकर उसको डिसाइड करना है कि इसके पीछे रीजंस क्या है। तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी इस पोएम की। अब जो है ना, हम इस पोएम की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में जो है ना, वोकेबलरी पोर्शन पे आते हैं। वोकेबलरी में जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है वो है इडियम्स। यहाँ पे कुछ इडियम्स दिए गए हैं कॉलम ए में, और कॉलम बी में जो है ना हमारे पास मीनिंग्स हैं, ठीक है। तो हमने इन इडियम्स को क्या करना है, करेक्ट मीनिंग के साथ कॉलम बी में मिलाना है। तो इन इडियम्स को ज़रा समझ लेते हैं, फिर जो है ना आप इसको करेक्ट कॉलम के साथ मिला लो। सो टोटल हमारे पास इस यूनिट के 10 इडियम्स हैं। तो इन इडियम्स को जो है ना आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला इडियम है हमारे पास, यू कॉन्ट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रेड्स। ये एक इडियम है, मुहावरा है। इसकी मीनिंग क्या होती है? इट मीन्स दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर समवन टू चेंज दियर ओल्ड हैबिट्स और टू लर्न न्यू थिंग्स। यानी कोई ऐसा बंदा जो होता है ना, जिसकी पुरानी आदतें होती है, तो उसके लिए आदतों को तब्दील करना या आदतों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है झूठे आंसू या झूठ के आंसू। यानी जब आप किसी के सामने दिखावा करते हो कि मैं खफा हूँ, मैं रो रहा हूँ, लेकिन असलियत में जो है ना ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इट मीन्स फेक टीयर्स, ठीक है, झूठे आंसू। When someone pretends to cry or feel sad just to
डिसीव अदर्स, यानी जब कोई बंदा रोने की एक्टिंग करता है या फिर खफा होने की एक्टिंग करता है ताकि दूसरों को सिर्फ डिसीव करने के लिए, यानी उनको धोखा देने के लिए। तीसरा हमारे पास है बेयर विद अ सोर पा। बेयर कहते हैं बालू को, सोर पा का मतलब होता है ना, यानी एक ऐसा बालू जिसका पैर जख्मी हो, ठीक है, जिसका पंजा जख्मी हो, जख्मी पंजे वाला बालू। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है समवन हु बिकम्स एंग्री वेरी क्विकली, एक ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाता है, यानी चिड़चिड़ा बंदा जो होता है। चौथा हमारे पास है हैव अ वेल ऑफ टाइम। हैव अ वेल ऑफ टाइम का मतलब होता है यानी खुशगवार लम्हात, यानी जब आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है, ठीक है। टू एंजॉय वेरी मच, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंजॉय करना। टू हैव एन इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग टाइम, यानी जब आपका वक्त बहुत ज़्यादा दिलचस्प और एक्साइटिंग गुजरता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इडियम हमारे पास है टू रेट ऑन समबडी। टू रेट ऑन समबडी का मतलब होता है चुगली करना, यानी जब आप किसी की चुगली करते हैं या किसी की चुप के जो है ना उसकी बातें सुनते हो और फिर आगे जाके लोगों को बताते हो, स्पेशली पुलिस वालों को या ऐसे बड़े बड़े लोगों को, ठीक है। टू इन्फॉर्म अथॉरिटी अबाउट द बैड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, यानी जब आप अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते हो, ठीक है, अबाउट द बैड बिहेवियर ऑफ ए पर्सन, किसी शख्स के बुरे रवैये के बारे में, या फिर टू टेल सीक्रेट्स टू अथॉरिटीज़ और अदर्स, जब आप अथॉरिटीज़ को यानी पुलिस को या किसी दूसरे उसकी जो है ना किसी बंदे के बारे में आप उसकी जासूसी करते हो, ठीक है। 6 नंबर है हमारे पास कोल्ड टर्की। कोल्ड टर्की का मतलब होता है यानी ये एक ऐसा वक्त हो जो आप बग़ैर यानी किसी यानी जिस चीज़ की फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आदत होती है या आपको उसकी लत होती है, एडिक्शन होती है, उसके बगैर जब आप टाइम गुजारते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कोल्ड टर्की, ठीक है। अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट समथिंग यू आर एडिक्टेड टू, ठीक है। इसका मतलब होता है यानी जो मैंने आपको बताया, यानी एक ऐसा लम्हा, ऐसा वक्त हो विदाउट समथिंग, उस चीज़ के बगैर, यू आर एडिक्टेड टू, जिसकी आप आदी होते हैं, यानी आप जिस चीज़ के आदी होते हैं उसके बगैर जो आप टाइम गुजारते हैं उस टाइम को कोल्ड टर्की कहते हैं। या फिर इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है क्विटिंग अ हैबिट एट वंस, यानी जब आप किसी आदत को, एडिक्शन को बिल्कुल यकदम छोड़ देते हो तो उसको भी कोल्ड टर्की कहते हैं, ठीक है। यानी कोई भी आप नशा करते हो, जब आप उसको एकदम छोड़ देते हो ना, इस तरह नहीं, धीरे धीरे, एक होता है ग्रेजुअली आप किसी चीज़ को छोड़ते हो, जब एकदम से आप कोई नशा छोड़ते हो, कोई भी आप काम करते हो जो आपका हैबिट होता है, वो जब आप एकदम से क्विट करते हो तो उसको हम कोल्ड टर्की कहते हैं। अगला है हमारे पास डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। इसका मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कामयाबी से पहले डोल बजाना, यानी डोंट प्रिज्यूम एनीथिंग अनटिल इट इज़ श्योर, यानी जब तक कोई चीज़ पे आप जो कोई चीज़ जो है ना श्योर नहीं हो जाती, कंफर्म नहीं हो जाती, उससे पहले आपने उनकी जो वो है ना उन अंदाजे वगैरह नहीं लगाने हैं, ठीक है। या फिर डोंट बी श्योर ऑफ समथिंग अनटिल इट रियली हैपन्स, यानी जब तक कोई काम, कोई वाकया, कोई इवेंट हो नहीं जाता उससे पहले आप उस पर यकीन ना करें। कभी कभी हम कहते हैं ना कोई एग्ज़ाम दे देते हैं या कोई टेस्ट दे देते हैं तो हम पहले से कहते हैं कि मैंने पास कर लिया है, वो कर लिया है, तो इस तरह की चीज़ों को ये उन सेंस में इस्तेमाल किया गया है। आठवां है हमारे पास हैंड पैक्ट। हैंड पैक्ट का मतलब होता है यानी एक ऐसा बंदा जो अपने बीवी के कंट्रोल में हो, यानी अ पर्सन हु इज़ कंट्रोल्ड बाय हिज वाइफ, जिसको हम अपने इंडियन फिल्मों में देखा होगा, जिसको कहते हैं ना जोरों का गुलाम, तो उस बंदे को हम क्या कहते हैं? हैंड पैक्ट, ठीक है। नाइन्थ नंबर हमारे पास है अ फ्लाई इन द ऑइनमेंट। इसका मतलब होता है वन स्मॉल प्रॉब्लम दैट स्पॉइल्स अ गुड सिचुएशन, यानी एक छोटा सा मसला होता है जो किसी अच्छे सिचुएशन को सारा मज़ा ख़राब कर देते हैं। या फिर इसका आपके जो बुक में लिखा है वो इस तरह लिखा है, वन बिग प्रॉब्लम इन एन अदरवाइज फॉल्टलेस प्लेन, ठीक है। लास्ट वन है हमारे पास अभी इन योर बोनेट। अभी इन योर बोनेट का मतलब होता है
समवन हु इज़ इन अ बैड मूड, यानी कोई बंदा जो कि ख़राब मूड में हो उसको, यानी इसको आप सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो, डोंट टॉक टू हर नाउ, शी हैज़ अभी इन हर बोनेट, यानी कि उससे अभी बात ना करो, उसका भी मूड जो है ना बहुत ख़राब है। अच्छा, ये इडियम्स थे। इसके बाद जो है ना ग्रामर की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अच्छा, ग्रामर में जो हमारे पास टॉपिक है वो है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स पे मैंने 10th क्लास में डिटेल के साथ आपके साथ लेक्चर शेयर किया था। जितने भी मॉडल वर्ब्स थे उनको मैंने समझाया था कि इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, कौन सा मॉडल वर्ब कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इनको ज़रा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 सेंटेंसेस कंटेनिंग अ मॉडल वर्ब हैज़ द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल वन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और आपने बताना है कि कौन सा मॉडल वर्ब यहाँ पे फिट आ रहा है। पहला सेंटेंस है हमारे पास, दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा वाला सही है। दे कैन स्पीक इंग्लिश वेल, दे मे स्पीक इंग्लिश वेल, दे मस्ट स्पीक इंग्लिश वेल। दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल का मतलब होता है यानी वो इस काबिल हैं कि वो अच्छी इंग्लिश बोल सके। तो एबिलिटी के लिए आप कौन सा मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हो, कैन। दे कैन स्पीक इंग्लिश वेल, ठीक है, ये वाला करेक्ट है। दूसरा जो हमारे पास है, अली इज़ नॉट अलाउड टू स्टे आउट लेट, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट वाला है वो ये है, अली मे नॉट स्टे आउट लेट, यानी अली को देर तक बाहर रहने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। डू आई हैव टू क्लीन द किचन, तो इसका करेक्ट कौन सा है, मस्ट आई क्लीन द किचन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, आर यू एबल टू ड्राइव अ ट्रैक्टर, यानी क्या तुम ट्रैक्टर चला सकते हो। तो फिर से एबिलिटी को जाहिर करने के लिए हम कौन सा मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, कैन यू ड्राइव अ ट्रैक्टर, ठीक है। पांचवा है, वी आर नॉट अलाउड टू स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज़ फ्लाइंग। अब यहाँ पे जो है ना आपको प्रोहिबिशन है, ठीक है, यानी जब आपको किसी चीज़ से मना किया जाता है तो उसके लिए आप मस्ट नॉट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। वी मस्ट नॉट स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज़ फ्लाइंग, ठीक है। अगला है हमारे पास, शी इज़ नॉट एबल टू रीड चाइनीज़, यानी फिर से एबिलिटी को जाहिर कर रहा है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो चाइनीज़ बोल सके। शी कैन नॉट रीड चाइनीज़। डू यू थिंक वी आर अलाउड टू पार्क हेयर, यानी क्या आप के ख्याल में हमें यहाँ पे पार्क करने की इजाज़त है। तो फिर से परमिशन वाली वो आ रही है, डू यू थिंक वी मे पार्क हेयर, ठीक है, ये वाला करेक्ट है। आठवां देखें, यू डोंट हैव टू डू दिस एक्सरसाइज, यानी आपको ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, यू नीड नॉट टू डू दिस एक्सरसाइज। नीड नॉट का मतलब भी यही होता है, डोंट हैव टू, ठीक है, ज़रूरत नहीं है यानी। अगला है हमारे पास, वी हैव टू स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड। तो फिर से एक रूल है, प्रोहिबिशन है, स्ट्रिक्ट रूल है, जिसको आपने फॉलो करना है। वी मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड। एम आई अलाउड टू आस्क अ क्वेश्चन, तो ये तो सिंपल है, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बी वाला, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इन पैरेंथेसिस, यानी ये सेंटेंसेस दिए गए हैं और आगे पैरेंथेसिस में 2 मॉडल वर्ब्स हैं, इनमें से आपने एक को पुट करना है। इट इज़ पॉसिबल दैट क्रिस्टोफर मार्लो माइट हैव रिटन प्लेस फॉर शेक्सपियर, ठीक है, तो इसमें माइट लगेगा। द डॉटर आस्क्ड हर मदर इफ शी डैश गो आउट। अच्छा, ये वाला जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि ये जो है ना इनडायरेक्ट स्पीच में है। अब इनडायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंसेस में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। देखें, यहाँ पे परमिशन ली जा रही है। इसको जब आप डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं ना तो डायरेक्ट स्पीच वाला इस तरह बनेगा, द डॉटर सेड टू हर मदर, फिर आप कामा लगाओ, उसके बाद इन्वर्टेड कामाज में बंद करो, मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ, यानी बेटी ने अपनी माँ से पूछा क्या मैं बाहर जा सकती हूँ, तो इसका ये मतलब है। तो जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा तो मे की जगह आप क्या लगाते हो, माइट लगाते हो, ठीक है। द डॉटर आस्क्ड हर मदर इफ़ शी माइट गो आउट।
इजाज़त लेने के लिए फिर आप माइट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है ना, ठीक है। आप इसका डायरेक्ट स्पीच बनाएं, फिर आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें तो आपका सेंटेंस सही बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है, स्पीक स्लोली, आराम से बोलो, लेस्ट यू डैश अवेक द चाइल्ड। अच्छा, ये एक बात याद रखें, लेस्ट का यहाँ पे मतलब होता है सो दैट नॉट, ताकि आप ये ना करो, यानी ताकि आप ये ना करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसमें शुड लगा लेते हैं, स्पीक स्लोली लेस्ट यू शुड अवेक द चाइल्ड, तो इसका मतलब ये बनेगा कि आराम से बात करो ताकि आप बच्चों को ना जगा दो। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखें, जब भी लेस्ट हो, लेस्ट के बाद सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद हमेशा शुड लगेगा, ठीक है। ये बस याद रखें, लेस्ट के साथ हमेशा आप क्या लगाओ, शुड लगाओ, ठीक है। चौथा नंबर है, चिल्ड्रन डैश टेक टी एट नाइट, शुड या मस्ट। यहाँ पे चूँकि एक किस्म की एडवाइस दी जा रही है कि चिल्ड्रन शुड टेक टी एट नाइट, के बच्चों को रात को चाय लेनी चाहिए। मस्ट का यहाँ पे फिर मतलब ये हो जाता है ना कि बच्चों को ज़रूर लेनी चाहिए, नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, एक एडवाइस दी जा रही है। पांचवा है हमारे पास, शी केम हेयर सो दैट शी मीट हर चाइल्ड, यानी वो यहाँ पे आई सो दैट शी मे मीट हर चाइल्ड, ठीक है। मे हर सोल रेस्ट इन पीस, अच्छा यहाँ पे तो एक दुआ विश की जा रही है तो मैं लगेगा। सातवां है हमारे पास, दे डैश नॉट नीड दिस बुक फॉर दिस टॉपिक, दे नीड नॉट रीड दिस बुक फॉर दिस टॉपिक, यानी नीड नॉट इसलिए लगेगा क्योंकि इस सेंटेंस का मतलब ये होता है कि उनको ज़रूरत नहीं है इस बुक को पढ़ने के लिए, इस टॉपिक के लिए। दे नीड नॉट रीड दिस बुक फॉर दिस टॉपिक, ठीक है। पांचवा आठवां देखें, यू विल हैव टू गो टू पिशावर टुमारो टू अटेंड द मीटिंग, यहाँ पे विल हैव लगेगा क्योंकि आपको एक ओब्लिगेशन दी जा रही है जो कि ज़रूरी काम है, ठीक है, एडवाइस नहीं दी जा रही, इसलिए आप शुड नहीं लगाएंगे। नौवा है हमारे पास, इफ़ यू स्टेड हेयर यू वुड नॉट फेस द प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे ये सेकंड कंडीशनल है, ठीक है, तो सेकंड कंडीशनल में जो दूसरा पार्ट होता है उसमें आप वुड लगाते हो, ठीक है। 10वां हमारे पास, शुड शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड, यानी ये जो है ना एक कंडीशनल है, ठीक है, लेकिन कंडीशनल तो सिंपल इस तरह होते हैं ना, इफ़ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड, यानी अगर वो मेहनत करती तो वो पास हो चुकी होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मस्ट तो आप नहीं लगा सकते ना, शुड का इस्तेमाल करोगे, शुड और इफ़ का सेम यूज़ होते हैं, ठीक है। शुड शी हैड वर्कड हार्ड, यानी अगर उसने मेहनत की होती, शी वुड हैव पास, तो वो पास हो चुकी, पास कर जाती, ठीक है, कंडीशनल है। 11वां है हमारे पास, ही डैश ही विल बी गिवन वार्म वेलकम इफ ही विंस द टूर्नामेंट, ठीक है। 12वां है हमारे पास, चिल्ड्रन डैश नॉट गो टू द रूफ एट नाइट, अब यहाँ पे बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी जा रही है, तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, डेयर, ठीक है। चिल्ड्रन डेयर नॉट गो टू द रूफ एट नाइट। नेक्स्ट है हमारे पास, शी डैश रीड अ बुक वाइल वॉचिंग टीवी ड्यूरिंग हर स्कूल डेज, यानी स्कूल के दिनों में वो जो है ना टीवी देखते हुए किताब पढ़ती थी। तो एक उसकी पास्ट हैबिट को यहाँ पे ज़ाहिर किया गया है कि ठीक है, तो पास्ट हैबिट के लिए आप कौन सा मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हो, वुड। शी वुड रीड अ बुक, वो किताब पढ़ती थी, पढ़ा करती थी, वाइल वॉचिंग टीवी ड्यूरिंग हर स्कूल डे, स्कूल के दिनों में जब वो टीवी देखती थी, ठीक है। तो ये उसकी पुराने ज़माने में या गुजरे हुए ज़माने में एक आदत थी, तो इसलिए आप वुड इस्तेमाल करोगे। इसलिए इसके अलावा वुड की जगह आप यूज़ टू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ टू, ठीक है। शी यूज़ टू रीड अ बुक वाइल वॉचिंग टीवी ड्यूरिंग हर स्कूल डेज। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, ही डैश ही मे पास दिस टाइम एज ही हैज़ वर्क सेटिस्फैक्ट्री हार्ड, ठीक है। ही मे पास दिस टाइम, यानी तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ज़ाहिर की जा रही है, तो आप मे का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। 15 नंबर है हमारे पास, शी सेड दैट शी डैश प्रिपेयर डिनर हर सेल्फ, शी सेड दैट
शी वुड प्रिपेयर द डिनर हर सेल्फ, ये भी एक इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसकी डायरेक्ट स्पीच बनाते हो तो कैसे बनेगी, शी सेड, फिर कॉमा लगाओ, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखो आई विल प्रिपेयर द डिनर माई सेल्फ। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो तो विल कन्वर्ट हो जाएगा वुड में, शी सेड दैट शी वुड प्रिपेयर द डिनर हर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास खान ought टू बी एट होम। अब यहाँ पे देखें ना, एक स्ट्रॉन्ग, आप बहुत, जब आप श्योर होते हैं कि खान जो है ना वो घर पे होगा तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, ought टू बी एट होम, यानी कि आपको पक्का यकीन है कि वो घर पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास दे यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी डे व्हेन दे वर इन द कॉलेज, यानी जब वो कॉलेज में थे तो वो रोज़ाना क्रिकेट खेलते थे। तो यहाँ पे पास्ट हैबिट है तो यहाँ पे आप यूज टू का इस्तेमाल करते हो या वुड का इस्तेमाल करते हो। 18वां है हमारे पास कुड यू प्लीज़ हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी जब आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो आप कुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वुड दैट आई न्यू हर, ठीक है, यानी आप एक विश जाहिर कर रहे हो कि काश ऐसा होता कि मैं उसको जान पाता, ठीक है। लास्ट वन है हमारे पास एनी वन कैन राइट अ पोएम ऑन दिस टॉपिक, यानी कोई भी इस टॉपिक पे पोएम लिख सकता है, ठीक है। सी नंबर है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स विद अ मॉडल फ्रॉम द लिस्ट बिलो। तो यहाँ पे आपको 3 मॉडल्स दिए गए हैं, कैन, कुड, बी एबल टू। तो इनमें से आपने एक मॉडल वर्क को पुट करने हैं। आई डोंट थिंक आई विल हैव मच वर्क नेक्स्ट वीक, आई थिंक आई विल बी एबल टू टेक अ डे ऑफ। एक्सक्यूज मी, कुड यू टेल मी वेयर द बस स्टेशन इज़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास दे हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम येट, शी कैन प्ले द फ्लूट एंड गिटार, यानी ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो उनको ये पॉसिबिलिटी ज़ाहिर की जा रही है कि वो गिटार और फ्लूट जो है ना वो बजा सकती है, ठीक है। व्हेन वी वर यंग वी कुड वॉच मूवीज़ ऑल आफ्टरनून, नाउ वी थिंक इट्स बोरिंग। तो कभी कभार आप पास्ट एबिलिटी के लिए कुड का भी इस्तेमाल करते हो, यानी पास्ट एक होता है पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट के लिए आप वुड का इस्तेमाल करते हो या नी यूज टू का इस्तेमाल करते हो। लेकिन पास्ट में यानी गुजरे हुए ज़माने में जो आपकी एबिलिटी थी उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, कुड का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, लास्ट पेज है हमारे पास। डी वाला ऑप्शन है, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद अ मॉडल फ्रॉम द लिस्ट बिलो। अच्छा, ये मॉडल वर्क जो है ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप एक बार इसको रीड कर लेते हैं तो आपके जहन में कुछ ना कुछ तो आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 3 मॉडल वर्ब्स दिए गए हैं, मस्ट, माइट एंड मे। मस्ट का जो इस्तेमाल होता है ये तब होता है जब हमें स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो या किसी चीज़ के बारे में हमें बिल्कुल पक्का यकीन हो कि ये बात ऐसी है या ये ऐसा होगा, ठीक है, तब हम मस्ट लगाते हैं। जबकि अगर किसी बात का इम्कान बहुत कम हो तब हम माइट का इस्तेमाल करते हैं, यानी वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। जबकि मे का इस्तेमाल हम कहते हैं जब पॉसिबिलिटी इम्कान बहुत ज़्यादा हो तब हम मे का इस्तेमाल करते हैं। इन 3 पॉइंट्स को अपने जहन में याद रखना है। पहला सेंटेंस है ओह नो आई थिंक दे माइट बी हर्ट बट आई एम नॉट श्योर। अब यहाँ पे देखें ना, वो कह रहा है कि मेरा ख्याल है दे माइट बी हर्ट बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है। यहाँ पे माइट आपने इसलिए लगाया है क्योंकि वो कह रहा है कि मेरा ख्याल है, फिर आगे वो कह रहा है कि मैं श्योर नहीं हूँ, यानी कि वो एक वीक पॉसिबिलिटी बता रहा है कि उसका इम्कान क्या है, बहुत कम है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास दे लुक जस्ट द सेम, आई एम श्योर, यानी वो बिल्कुल एक जैसे सेम दिखाई देते हैं। आई एम श्योर दैट बॉय मस्ट बी हिज सन, मुझे पक्का यकीन है कि ये जो लड़का है ये उसका बेटा होगा, ये बेटा है उसका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो ना, मस्ट आपने इसलिए लगाया है क्योंकि आपको पक्का यकीन है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है आपका, ठीक है, आप बिल्कुल श्योर है। तीसरा है हमारे पास दैट लुक्स डिलीशियस एंड आई एम सो हंग्री, मे आई हैव सम। अब यहाँ पे देखो ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि ये जो कोई डिश वगैरह है बहुत लजीज दिखाई देता है, एंड आई एम सो हंग्री, और मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ,
मे आई हैव वन, क्या मुझे एक मिल सकता है, ठीक है, यानी आप उससे पोलाइटली परमिशन ले रहे हैं। अगला है हमारे पास ही इज़ रनिंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा भागता है। आई थिंक ही मे विन, मेरा ख्याल है कि वो जीत जाएगा, यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पहले वो कह रहे हैं ना कि वो बहुत अच्छा दौड़ता है, फिर वो कहता है कि मेरा ख्याल है कि वो जीत जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ज़ाहिर कर रहा है। पांचवा है हमारे पास दैट लुक्स लाइक फन, मे वी पेंट सम एक्स विद यू, यहाँ पे फिर से परमिशन ली जा रही है कि क्या हम आपके साथ एक्स को पेंट कर सकते हैं, ठीक है। ई नंबर है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स विद अ मॉडल फ्रॉम द लिस्ट बिलो, एक नीड है, एक हैव टू है, ठीक है। नीड को हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब आपको किसी चीज़, कोई काम करने की ज़रूरत हो या ज़रूरत ना हो, ठीक है, तो फिर नीड नॉट लगाते हैं। हैव टू का हम तब लगाते हैं जब आप ओब्लिगेशन के लिए, यानी जब कोई चीज़ ज़रूरी हो, जब आपने वो ज़रूर करना होता है, तब आप हैव टू का इस्तेमाल करते हो। पहला सेंटेंस है हमारे पास वाओ माई हाउस इज़ अ मेस, आई रियली नीड टू क्लीन अ बिट, यानी मेरा जो घर है वो बहुत गंदा है और मुझे उसको साफ़ करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो नीड का आप इस्तेमाल करोगे। दूसरा है हमारे पास प्रोफेसर, डू वी हैव टू फिनिश ऑल द एक्सरसाइज ऑन द टेस्ट, यानी यहाँ प्रोफेसर से सवाल किया जा रहा है कि जो टेस्ट पे जितने भी एक्सरसाइजेज है क्या हमने वो सारे करने हैं, हर सूरत में लाजमी करने हैं हमने, ठीक है। द जज सेड दैट ही विल हैव टू मेक अ फॉर्मल अपॉलॉजी टू द पब्लिक एंड ऑन टेलीविजन, ठीक है। इफ़ यू वांट टू कैंप इन द पार्क यू हैव टू पे फॉर अ परमिट फर्स्ट, यानी अगर आप पार्क में कैंप लगाना चाहते हैं तो फिर ये ज़रूरी है कि आप उसका पहले क्या लो, परमिशन लो। आई हैव वर्क टू लॉन्ग, आई नीड टेक अ ब्रेक, यानी मैंने बहुत लंबे अरसे तक काम किया है तो मुझे थोड़ी सी ब्रेक की ज़रूरत है, नीड का आप लगाओगे, ठीक है। लास्ट वाला है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स विद द मॉडल फ्रॉम द लिस्ट बिलो, शुड लगा है, ऑट टू लगा है, हैड बेटर, ही हैड बेटर गो इनसाइड और ही विल गेट अ टेरेबल सनबर्न, यहाँ पे वार्निंग दी जा रही है, तो वार्निंग के लिए आप हैड बेटर का इस्तेमाल करोगे, यानी कि वो अगर अंदर ही रहे तो अच्छा है उसके लिए, क्योंकि जब वो बाहर जाएगा तो उसको क्या होगा, सनबर्न होगा, वो उसकी स्किन जो है ना जल जाएगी या कोई और चीज़, ठीक है। दूसरा है हमारे पास आई थिंक वी शुड प्ले, यानी कि यहाँ पे एक सजेशन दी जा रही है कि हमें खेलना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है। ही हैड बेटर स्टॉप ड्रिंकिंग सो मच कॉफ़ी और ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, यानी ये एक वार्निंग दी जा रही है कि उसको क्या करना चाहिए, इतनी ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए या फिर वो ख़ुद को बीमार कर लेगा। फोर्थ नंबर है हमारे पास शी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस, शी ऑट टू रिकॉर्ड सीडी, यानी आप उसे क्या दे रहे हैं, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए भी आप ऑट टू का इस्तेमाल करते हो, यानी उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है, खूबसूरत है, तो उसको जो है ना एक कोई म्यूज़िक या सीडी रिकॉर्ड करनी चाहिए, ठीक है। हिज सेल फोन इज़ रिंगिंग, आई थिंक ही शुड आंसर इट, यानी कि उसके सेल फोन पे किसी की कॉल आ रही है तो मेरा ख्याल है कि उसको ये उठाना चाहिए, आप उसे एक एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, तो शुड लगाओगे यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट दैट इज़ ऑल अबाउट यूनिट नंबर 6, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह यूनिट नंबर 7 करेंगे। यूनिट नंबर 6 थोड़ा सा ये जो मॉडल वर्ब्स थे, ये मॉडल वर्ब्स इंग्लिश ग्रामर में है ही कंफ्यूजिंग, ठीक है, बट यू हैव टू रीड इट, ठीक है, छोड़ना आपने नहीं है, आपने रीड करना है, क्योंकि जब आप रीड कर लेते हैं तो हो सकता है, इट इज़ पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर इनमें से कोई एमसीक्यूज आता है तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं उसको सॉल्व करने के, लेकिन अगर आपने बिल्कुल देखा भी नहीं होता तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप उसको सही कर लें। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।